वेलकम टू यामिनीज पाठशाला। आप सभी का यामिनी की पाठशाला में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे चैप्टर 2 के बारे में, जिसका नाम है स्त्री जननांग की रचना एवं क्रिया। यानी कि स्त्री में जो भी जननांग होते हैं उनकी रचना किस प्रकार से होती है और किस प्रकार से क्रिया करते हैं। तो इसके बारे में हम टॉपिक बाय टॉपिक अलग अलग टॉपिक्स के साथ इस चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। आज का टॉपिक हमारा है श्रोणी रचना, यानी कि स्त्री का जो पेल्विक रीजन होता है उसकी रचना किस प्रकार से होती है और उसमें कौन कौन से अंग होते हैं। वैसे तो स्त्री विषयक अंगों में दो मुख्यतः अंग होते हैं, एक होता है श्रोणी रचना और एक होता है स्त्री जननांग। आज हम श्रोणी रचना के बारे में पढ़ेंगे कि श्रोणी रचना किस प्रकार से बनी हुई होती है, इसमें कौन कौन सी अस्थियां काम में आती है और कौन कौन से ऑर्गन इस श्रोणी रचना को या श्रोणी रचना किन किन ऑर्गन को प्रोटेक्ट करके रखती है। तो इन सब के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज की क्लास श्रोणी रचना। सबसे पहले अगर हम श्रोणी रचना की बात करें तो श्रोणी प्रदेश निम्न अस्थियों से मिलकर बनता है। यानी कि जो एक स्त्री का जो पेल्विक रीजन होता है, पेल्विक गडल होता है, वो 3 अस्थियों से मिलकर बनता है। अनाम अस्थि जिन्हें इन नॉमिनेट बोन कहते हैं, त्रिका अस्थि जिसे सैक्रल बोन कहते हैं और अनुत्रिका अस्थि जिसे कोसिजियल बोन कहते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट आती है अनाम अस्थि। अनाम अस्थि जो होती है वो कुछ कपाल अस्थियां, कपाल का मतलब होता है चपटी अस्थियां, चपटी अस्थियों से मिलकर बनी होती है, जो सीवनीगत संधियों से जुड़ी हुई होती है। वक्षण उल्लूकुल यानी कि जो आपका एसिटाबुलम होता है उसके चारों ओर 3 प्रकार की अस्थियां पाई जाती है। अर्थात एक जो अनाम अस्थि होती है, एक जो आपकी जिसे हम इननोमिनेट बोन कहते हैं, उसमें एक तो वो कपाल अस्थियों से जुड़ी हुई होती है, उसमें कपाल अस्थियां होती है और सीवनीगन संधियों से जुड़ी हुई होती है। इसके अलावा उसका जो एसिटाबुलम होता है उसमें एक तरीके से एक गोला खाली होता है, उसके तीनों ओर 3 प्रकार की अस्थियां और मौजूद होती है। श्रोणी फलक, आसना अस्थि और भगा अस्थि। श्रोणी फलक का मतलब होता है कि जो आपकी जो अनाम अस्थि है उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसे हम श्रोणी फलक कहते हैं। अर्थात ये अनाम अस्थि का सबसे ऊर्ध्व भाग होता है जो अनाम अस्थि का अधिकतम भाग बनाता है। इसके अग्र ऊर्ध्व में एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन यानी कि एक मुक्का सा या ऐसा कहे कि एक कोना सा निकला हुआ रहता है और जो एक उभरा हुआ रहता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं। अर्थात जहां पर इलिग्वल लिगामेंट जो होता है वो हमारा जुड़ा हुआ रहता है। इसके पश्चिम या उदर्भ में पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन रहता है। जिस तरीके से आगे में एक तिकोना सा एक उभरा हुआ पार्ट रहता है, उसी प्रकार पीछे की ओर भी एक उभरा हुआ पार्ट रहता है जिसे हम पोस्टीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन कहते हैं। यह एक उभार है जो सैक्रल बोन के साथ सैक्रो इलियक जॉइंट का निर्माण करता है। अर्थात जो आपकी सैक्रल बोन पीछे वाली जो बोन होती है उसके साथ जुड़कर क्या करता है, सैक्रल इलियक जॉइंट का निर्माण करता है। सैक्रो इलियक जॉइंट के माध्यम से एक गड्ढा बन जाता है जो त्वचा में हमें फील होता है। आपने देखा होगा आपके पीछे कमर के पीछे 2 गड्ढे से आपको फील होते हैं। वो जो गड्ढे हैं वो इस सैक्रो इलियक जॉइंट के कारण ही हमें फील होते हैं। दोनों स्पाइन के मध्य एक इलियम के भाग को हम क्या कहते हैं, इलियक क्रस्ट कहते हैं। यानी कि आगे वाला कोना और पीछे वाला कोना जो उभरा वाला पार्ट है उसके ऊपर का जो भाग होता है, उसके मध्य का जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, इलियक क्रस्ट कहते हैं। दूसरी अस्थि जिसे हम कहते हैं आसना अस्थि, नाम से ही है कि जो जमीन के संपर्क में आएगी या ऐसा कहे कि जो बैठने में हमें मदद करेगी, उसी को हम एक तरीके से आसना अस्थि या कहते हैं। यह अनाम अस्थि का अधो पश्चिम भाग यानी कि पीछे वाला नीचे वाला भाग बनाती है। इसको 3 मुख्यतः भागों में बांटा जाता है, सुपीरियर इस्लियक रेमस, इस्लियक बॉडी और इंफीरियर इस्लियक रेमस। यानी कि ऊपर वाला जो इसका पार्ट है उसे क्या कहते हैं, सुपीरियर इस्लियक रेमस कहते हैं। इसकी मेन जो बॉडी होती है, इसका बीच वाला पार्ट होता है उसे हम इस्लियक बॉडी कहते हैं और इसका जो नीचे वाला भाग होता है उसे हम इंफीरियर इस्लियक रेमस कहते हैं। सुपीरियर इस्लियक रेमस पर एक उभार स्थित होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इस्लियक स्पाइन कहते हैं। उसी प्रकार जिस प्रकार श्रोणी फलक पर जो स्पाइन होता है उसी प्रकार से यहाँ पे भी यानी आपकी जो आसना अस्थि है उस पर भी एक उभार होता है जिसे हम क्या कहते हैं, इस्लियक स्पाइन कहते हैं। इस्लियक स्पाइन ग्रेटर नोच और लेसर नोच को यानी कि एक बड़ा नोच होता है उसको और एक छोटा नोच होता है उसको क्या करता है, अलग करने का काम करता है। इसलिए बॉडी वाले भाग पर इसलिए ट्यूबेरोसिटी उपस्थित होती है। यही भाग बैठते समय हमें जमीन के संपर्क में आती है। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि कोई पतला या दुबला सा जो बच्चा होता है वो जब अपनी गोदी में बैठता है तो उसकी गोदी में बैठते समय हमें एक तीखा या ऐसा कहे कि एक हार्ड चीज जो हमें फील होती है, वही जो होती है वो हमारी आसना अस्थि होती है। भगा अस्थि अर्थात ये अनाम अस्थि के अधो अग्र भाग यानी आगे का नीचे वाला भाग बनाती है। इसके 3 पार्ट होते हैं, सुपीरियर रेमस, प्यूबिक बॉडी और इंफीरियर रेमस। अर्थात सुपीरियर रेमस तथा प्यूबिक बॉडी के मध्य एक उभार होता है जिसे हम क्या कहते हैं, प्यूबिक स्पाइन कहते हैं।
दोनों भगा अस्थि तरुणा अस्थियों से मिलकर बनी होती है जो संगानिका प्यूबिक सिम्फाइसिस का निर्माण करती है। यह श्रोणि प्रदेश का अधिकतम बहिर्द्वार का निर्माण करती है, यानी कि बाहर, श्रोणि प्रदेश से जब हमें बाहर जाना है उस बाहर का निर्माण कौन करती है? दोनों भ्रगास्थि, यानी कि अनाम अस्थियां 2 होती है और इस तरीके से भगा अस्थि भी 2 होती है। त्रिका अस्थि। अब हम पढ़ते हैं अनाम अस्थि के बारे में। त्रिका अस्थि जो हमने अपनी जो सैक्रल बोन है, अर्थात ये 5 त्रिक अस्थियों से निर्मित होता है। ये त्रिकोणाकार होती है, यानी कि ट्रायंगल शेप की होती है। इसका आधार ऊर्ध्व में, यानी कि इसका जो आधार होता है वो तो ऊर्ध्व की ओर होता है और इसका जो एक तरीके से जो निचला भाग होता है या जो शीर्ष होता है वो अधो की ओर होता है। प्रथम त्रिक कशेरुका श्रोणि गुहा में मध्य में एक उभार बनाती है जिसे हम सैक्रल क्या कहते हैं? प्रोमिनटरी कहते हैं। यह श्रोणि गुहा का व्यास निर्धारित करनी है, यानी कि उसका कितना गोला, इनका कितना व्यास होना चाहिए श्रोणि गुहा का, उस निर्धारित करने का काम कौन करता है? त्रिका अस्थि करती है। ये इलियम के साथ मिलकर सैक्रो इलियक जॉइंट, जो मैंने बताया था आपको कि इलियम के साथ मिलकर क्या करती है? सैक्रो इलियक जॉइंट का निर्माण करती है। आपस में, क्योंकि ये खुद 5 होती है, आपस में मिलकर ये इंटर सैक्रल जॉइंट का निर्माण करती है और आपकी जो कोसिजियल बोन है उस बोन के साथ जुड़कर सैक्रो कोसिजियल जॉइंट का निर्माण करती है। इसके अलावा ये कोसिस के साथ मिलकर सैक्रो कोसिजियल जॉइंट का निर्माण करती है और कभी कभी ये दोनों अस्थियां आपस में जुड़ जाती है। कौन सी दोनों अस्थियां? त्रिका अस्थि और जो कोसिजियल बोन होती है वो आपस में जुड़ जाती है, जिसके कारण हमें प्रसव में बाधा उत्पन्न हो सकती है। अब अनुत्रिका अस्थि, यानी कि ये त्रिका अस्थि से कुछ छोटी होती है, कुछ कम विकसित होती है, यानी बिल्कुल अलग। त्रिका अस्थि जो होती है वो बिल्कुल अलग अलग होती है, लेकिन अनुत्रिका अस्थि जो होती है वो अलग अलग नहीं होती, जुड़ी हुई रहती है। ये 4 अल्प विकसित कशेरुकाओं से मिलकर बनती है। यह भी त्रिकोणाकार होती है और इसका आधार भी ऊर्ध्व में और शीर्ष जो होता है वो अधो में रहता है। ये श्रोणि गुहा की ओर मुड़ी हुई रहती है। ये जिस तरह की आपकी श्रोणि गुहा, यानी कि जो एक पार्ट है खाली, उस तरफ से इस तरीके से मुड़ी हुई रहती है। अर्थात प्रसव के समय श्रोणि गुहा के व्यास को बढ़ाने के लिए अपरा द्वारा जब एक हार्मोन स्त्रवित होता है उस समय सैक्रो इलियक जॉइंट जो होता है वो 1 mm से लेकर 12 mm तक, यानी कि सैक्रो इलियक जॉइंट जो होता है वो ऐसा जॉइंट है जो प्रसव के समय स्त्री का बिल्कुल 1 mm जगह के साथ वो 12 mm तक खुल जाता है। श्रोणि गुहा के कार्य, यानी कि जो पेल्विक गडल आपने पढ़ा है उसके क्या कार्य होते हैं, वो क्या कार्य करने में अपने हमारी मदद करता है? तो ये शरीर के अधोभाग को आकार प्रदान करता है और ऊर्ध्व भाग को अधोभाग से जोड़े रखता है। यानी कि हमारे शरीर का जो अधोभाग होता है उसको एक तो आकार प्रदान, उसको एक शेप में इसको लाता है, दूसरा अपने ऊपर वाले भाग यानी उदर भाग से अधोभाग को जोड़ने का कार्य करता है। ये श्रोणि गुहा में उपस्थित जो कोष्ठांग होते हैं उनकी क्या करता है? सुरक्षा करता है। जो भी श्रोणि गुहा में उपस्थित जो कोष्ठांग होते हैं उनकी सुरक्षा, उनको प्रोटेक्ट करता है। यह शरीर द्वारा भार वहन करने को अधोशाखा में पहुंचने का कार्य करता है, अर्थात शरीर के एक हिस्से पर भार ज्यादा न पड़े, इसके लिए उस भार को एक तरीके से बैलेंस करने का काम जो है वो श्रोणि गुहा करता है। यह फीमर के साथ जुड़कर हिप जॉइंट का निर्माण करता है, जिससे चलने, दौड़ने, उठने बैठने में हमें क्या होती है? हेल्प मिलती है, सहायता मिलती है। यानी कि क्या कर देता है? जो हमारी फीमर जो बोन होती है उस फीमर बोन के साथ में हिप जॉइंट का निर्माण करता है, जिससे क्या होता है? हम आराम से चल सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं, दौड़ सकते हैं और अपनी जो भी क्रियाएं होती है वो कर सकते हैं और उसमें हमें इसको क्या करता है? सहायता प्रदान करता है। अब श्रोणि गुहा में उपस्थित कोष्ठांग कौन कौन से होते हैं, यानी कि श्रोणि गुहा जो होती है वो किन किन कोष्ठांगों को जो है वो प्रोटेक्ट करके रखती है, उनको सुरक्षा प्रदान करती है। तो इसमें सबसे पहला आता है मूत्राशय। जो अपना मूत्राशय होता है उसको क्या करती है? ये प्रोटेक्ट करती है। मूत्राशय के साथ जो गविनिया होती है उनको भी ये प्रोटेक्ट करती है। इसके अलावा जो स्त्री के आभ्यंतर ऑर्गन्स होते हैं, आभ्यंतर जननांग होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि गर्भाशय, डिंबवाहिनी, योनि और डिंब ग्रंथि, इन चारों को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है। इसके अलावा आपके बृहद्रांत्र और मलाशय, ये भी क्या होते हैं? पेल्विक गडल के अंदर ही उपस्थित रहते हैं और इन चीजों को पेल्विक गडल जो होता है वो इसको प्रोटेक्ट करके इसको सुरक्षा प्रदान करता है। अब श्रोणि गुहा के भाग कितने होते हैं, अर्थात जो श्रोणि गुहा हमने पूरा पढ़ा, इनोमिनेट बोन, सैक्रल बोन, कोसिजियल बोन, ये जो होता है एक क्या करता है? गुहा या एक ऐसा कहे कि एक गुफा का निर्माण करता है। अब इसके 3 भागों में से विभाजित किया गया है। इसका श्रोणि अंतः द्वार, यानी कि जब हमें श्रोणि गुहा में प्रवेश करना होता है तो वो जो द्वार होता है वो कहलाता है श्रोणि अंतर द्वार। फिर होता है श्रोणि गुहा, यानी कि जो बीच का जो पार्ट होता है जिसमें गुफा जैसा हमें फील होता है या फिर जो अवकाश युक्त जो भाग होता है वो श्रोणि गुहा कहलाता है। और श्रोणि बहिर्द्वार, यानी कि जब हम श्रोणि गुहा से बाहर निकलते हैं उस बाहर निकलने वाला जो द्वार होता है वो श्रोणि द्वार कहलाता है। तो इस तरीके से श्रोणि गुहा जो होती है वो हमें
समझ में आती है। और इसके अलावा श्रोणिक गुहा के कौन कौन से कार्य और श्रोणिक गुहा की जो बनावट है, 3 अस्थियां हैं, उनकी बनावट किस प्रकार से है, इन सब के बारे में आज हमने इस वीडियो में सीखा। इसी के साथ इस वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।